आर्यन ने नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे कार तक ले गया। नैना तो बस आर्यन को देखती ही रह गई। आर्यन ने नैना को नीचे उतारा और कार का दरवाज़ा खोल दिया। नैना ने जैसे ही कार को देखा, उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई। कार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इतनी जल्दी आर्यन के आदमियों ने पूरी कार को दुल्हन सा सुंदर बना दिया। पूरी कार में फूलों की लड़ियाँ, गुलाब के फूल थे और साथ ही अंदर भी सीट में गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी थी। आर्यन ने गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और नैना को बैठने का इशारा किया। नैना चुपचाप बैठ गई। ड्राइवर ने आर्यन से गाड़ी की चाबी ली तो आर्यन ने बड़े प्यार से कहा, काका आज आपकी छुट्टी है, मेरी तरफ से आपकी बिटिया की शादी है, तैयारी कीजिए। कुछ ज़रूरत हो तो बताना, मैं आज ड्राइव खुद कर लूँगा। आगे भी ज़रूरत पड़े तो आप कह देना, शर्माना नहीं। ड्राइवर ने आर्यन को देखा और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन बाबा, आज लड़के वाले घर आ रहे थे पर मुझे लगा कि आपकी शादी है, छुट्टी कैसे मांगूं। आर्यन ने कहा, जानता हूँ बाबा, मैंने आपकी बात सुन ली थी। अगली बार बिटिया की शादी में और शादी के काम में लापरवाही नहीं करना, मेरी भी छोटी बहन जैसी है वो। आप जाओ। और कुछ पैसे निकालते हुए आर्यन ने ड्राइवर को दे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नैना जो बड़ी खामोशी से आर्यन के इस रूप को देख रही थी, आज तक उसने जो सुना आर्यन के बारे में वो ऐसा तो लग ही नहीं रहा था, जबकि नैना को तो आज आर्यन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। आर्यन ने गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा दी पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। एक अजीब सी खामोशी कार में फैली रही। आर्यन की गाड़ी के पीछे पीछे उसके सारे आदमियों की गाड़ियां भी आने लगी। सुनसान जगह, एक सुनसान जगह पर जहां एक आदमी अपने चेहरे को ढक कर खड़ा था और उसके ठीक सामने उसके पैरों के नीचे नागेश अपने हाथ जोड़े बैठा था। नागेश, मुझे माफ़ कर दो भाई प्लीज़, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं शादी नहीं रोक पाया। मैंने तो आर्यन ठाकुर की दुश्मनी भी मोल ले ली, वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। नकाब पहना आदमी गुस्से में बोला, किसी काम के नहीं हो तुम, एक नैना ही थी जिसको दर्द देकर मैं उन दोनों को तड़पा सकता था सारी ज़िंदगी, पर तुमसे वो नैना भी नहीं संभली गई। किसी काम के नहीं हो तुम, मन तो करता है कि यहीं इसी गोली से तुम्हें उड़ा दूँ। ये कहते हुए उस आदमी ने नागेश पर गन तान दी। नागेश के तो हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहना, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, पर मुझे मारो मत। उस आदमी ने नागेश पर से अपने गन हटाई और गुस्से में सामने पड़े पत्थर को पैर से हवा में उछाल दिया और चिल्लाते हुए बोला, नमन वर्मा, इसी तरह तूने मुझसे मेरा सब छीन लिया था, मेरी खुशियाँ, मेरा प्यार, मेरी नंदिनी, और आज तेरी ही झलक मुझे उस आर्यन ठाकुर में दिखी। अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता तो उस आर्यन को आज मिटा देता, लेकिन मैं अपना असली चेहरा सबके सामने नहीं ला सकता। ये कहते उस नकाब पहने शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और उसका असली चेहरा नजर आया। ये कोई और नहीं, इंस्पेक्टर मिहिर राजवंश था। नागेश ने उठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिहिर भाई, मैं हूँ ना, आप बताओ मुझे क्या करना है। आज तक मैंने आपका साथ दिया, अपने भाई भाभी भतीजी को धोखा दिया, बस आपके लिए। आगे भी जो आप कहेंगे मैं करूँगा। मिहिर गुस्से में नागेश की तरफ पलटा और उसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला, गलत गलत, मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए किया तूने ये, सिर्फ पैसों के लिए। नागेश छटपटाने लगा था। उसे ऐसे देखकर मिहिर ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और बोला, मैंने सब किया अपनी नंदू के लिए, मेरी नंदू, मेरी नंदिनी। ये कहते वक्त मिहिर की आंखों में एक अलग ही जुनून था जिसे देखकर नागेश भी डर गया। अपने मोबाइल में नंदिनी की तस्वीर देखते हुए बोला, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे नंदिनी, पर तुमने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। आज भी कहती हो कि अगर नमन को तुमसे दूर किया या उसे चोट पहुँचाए तो अपनी जान दे दोगी। बस इसलिए मैं नैना को अपना चेहरा, अपना मोहरा बनाना चाहता था। नैना को मैंने ऐसे दिखाया कि उसका बस मैं ही अपना हूँ और आगे जाकर ऐसे हालात पैदा करता कि नैना को मुझसे शादी करनी पड़ती, और जब तुम दोनों अपनी बेटी को मेरे साथ देखते तो तड़प उठते, तब मेरी नंदिनी अपनी नैना के लिए मेरे सामने घुटने टेक देती और सिर्फ मेरी हो जाती। पर इस आर्यन ने सब बर्बाद कर दिया। एक बार फिर मैं हार गया। क्यों
क्यों नमन वर्मा, आर्यन ठाकुर, तुम दोनों को देखकर लगता है जान से मार डालूं, पर मैं नहीं। मैं अब कुछ नया प्लान बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। नंदिनी को हासिल करने के लिए मैं नैना को तो अपना बना कर रहूँगा। जब नंदिनी अपनी बेटी को तड़पते देखेगी इस शादी के, तभी तो वो मेरी नंदिनी बनेगी, सिर्फ मेरी नंदिनी। मेरी नंदिनी, सिर्फ मेरी नंदिनी। ये कहते हुए मिहिर जोर जोर से नंदिनी का नाम लेने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था, जिसे देखकर नागेश भी डर गया। नागेश ने मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे भाई वो दोनों है कहाँ? नागेश का इतना पूछते ही मिहिर तेजी से उसकी ओर पलटा और बोला, आज तो पूछ लिया, आगे से ये गलती से भी गलती मत कहना, क्योंकि वो कहाँ है ये मैं अपनी परछाई को भी नहीं बता सकता। नागेश ने हाँ में गर्दन हिला दी तो मिहिर ने उसकी गर्दन छोड़ दी। नागेश ने बिना देर किए अपनी गाड़ी की चाबी जेब से निकाली और अपनी कार चालू करते हुए फौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। मिहिर ने आसमान की ओर देखा और गुस्से में वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया वहाँ से। ड्रीम हाउस के सामने एकाएक कई सारी गाड़ियाँ रुकी। उसमें सबसे पहली गाड़ी कार में से आर्यन और नैना बाहर उतरे। ड्रीम हाउस आर्यन का बंगला था, जिसके आसपास किसी का घर नहीं था। उस बंगले के बाहर इतनी जगह थी कि कई सारे घर वहां बनाए जा सके। आर्यन और नैना के उतरते ही सारी गाड़ियों से गार्ड बाहर निकले और दोनों के आसपास चलने लगे। बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने आर्यन और नैना के लिए दरवाज़ा खोला। दोनों उस दरवाजे से होते हुए घर के अंदर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंच गए। आर्यन ने घर के अंदर वाले दरवाजे की बेल बजे और कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खुला। सामने एक बुजुर्ग औरत हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़ी थी और आर्यन को देखकर बोली, रुको बाबा, पहली बार दुल्हन घर आई है, गृह प्रवेश तो करने दो। आर्यन ने उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर कहा, आजी माँ, आपको जो रस्में करना है कीजिए, मैं जा रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, नहीं बाबा, आपको और बहू को एक साथ कदम से कदम मिलाकर गृह प्रवेश करना है, थोड़ी देर और सही बाबा। आर्यन ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस बुजुर्ग औरत ने पहले नैना और आर्यन की साथ में आरती उतारी और उन दोनों को टीका लगाकर नैना को कलश पर पैर मारने को कहा और कुमकुम भरे थाल को अपना पैर डालने कहा। और फिर आर्यन और नैना ने एक साथ घर में प्रवेश किया। बुजुर्ग औरत ने नैना से कहा, बहू, अपने इन कदमों के निशान इस सफ़ेद कपड़े पर छाप दो। उनकी बात सुनकर नैना ने अपने पैरों के निशान की छाप उस कपड़े पर छोड़ दी। आर्यन, जो नैना को ही देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी उसके पास एक फ़ोन आया। आर्यन ने गंभीर नज़रों से अपने फ़ोन पर आए नंबर को देखा और अपने कमरे में ऊपर की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, आजी माँ, मैं जा रहा हूँ, बाकी की रस्में आप अपनी बहू से करवा लीजिए। आर्यन की बात सुनकर उसकी आजी माँ हंसती हुई नैना से बोली, आर्यन बाबा बहुत काम करते हैं, हमेशा बस अपने काम की वजह से यहाँ वहाँ बिजी रहते हैं, आप परेशान मत हो ना। नैना ने उस बुजुर्ग औरत की तरफ देखते हुए कहा, आप, मेरा मतलब है कि मैं ना ही आर्यन को जानती हूँ, ना उनके बारे में कुछ आपको भी नहीं। शायद आपको नहीं पता, ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है। नैना की बात सुनकर उस बुजुर्ग औरत ने हंसते हुए ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जो हुआ है वो होना ही था। और रही बात आर्यन बाबा की, तो उनके बारे में इतना ही कहूँगी, सोने सा दिल है उनका, जो अपनों से बढ़कर परायों से प्यार करते हैं। आजी माँ कहते हैं मुझे एक साथ दो रिश्ते निभाते हैं, आजी का भी, माँ का भी। कहने को मैं क्या हूँ, उनके घर को संभालती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, पर वो मुझे अपनी आजी माँ कहते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, जो थे उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। बेसहारा माँ मेरे बच्चों को नहीं चाहिए थी। सड़क पर दर दर भटकती औरत को अपनी माँ मानने वाला दिल का कितना साफ होगा, ये सोचिए आप। आर्यन बाबा के माता पिता सालों पहले गुजर गए, अकेले रहे हैं वो, इसलिए शायद दुनिया उन्हें बुरा इंसान समझती है, पर उनसे बेहतर और अच्छा नेक इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। नैना तो बस निशब्द खड़ी होकर उनकी बात सुन रही थी। उसके लिए ये सब यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आजी माँ ने दोबारा नैना से कहा, आप भी मुझे अपनी आजी माँ ही समझना। उन्होंने इतने प्यार से और अपने पन से कहा। नैना की आंखें भर आई। जब से उसके माँ पापा दूर हुए थे, तब से आज पहली बार उसे किसी का प्यार नसीब हुआ था, और इसकी वजह आर्यन ही था। आजी माँ ने नैना के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, आओ बेटा,
आपको अपने कमरे में ले चलो। नैना ने अपना एक हाथ उनके हाथ पर रखते हुए कहा, अगर आप मेरी आजी माँ हैं तो आप मुझे तुम कहिए, आप नहीं आजी माँ। आजी माँ नैना की बात सुनते हुए बोली, आर्यन बाबा की पसंद लाखों में एक होगी, जानती थी मैं, और तुम्हें देखकर समझ आ गया आर्यन बाबा को तुमसे प्यार क्यों हुआ। उनकी बात सुनकर नैना हल्के से मुस्कुरा दी। आजी माँ ने नैना का हाथ थामते हुए इशारे आर्यन के कमरे तक ले जाने लगी। नैना जा तो रही थी पर उसका दिल बहुत उथल पुथल कर रहा था। बेचैनी से उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसे डर लग रहा था कि अब अकेले कमरे में वो और आर्यन कैसे रहेंगे। आर्यन उस पर पत्नी होने का हक जरूर जताएगा। उसके बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। नैना के बढ़ते कदम रुक गए थे। आजी माँ ने बड़े प्यार से उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, पर मेरा यकीन करो आर्यन बाबा कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। ऊपर वाले के फैसले पर भरोसा रखो। आजी माँ की बात सुनकर नैना ने हल्के से मुस्कुरा दिया और दोबारा अपने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद आजी माँ ने कहा, ये लो आ गया तुम्हारा कमरा, आराम करो। नैना को छोड़कर आजी माँ चली गई और नैना कमरे के अंदर चली गई। आर्यन का कमरा। नैना ने नज़र उठाकर पूरे कमरे को देखा, जहाँ आर्यन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पूरे कमरे को देखते हुए नैना ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। पूरा कमरा किसी आलीशान 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। कमरा इतना बड़ा था कि उसमें छोटे साइज के 4 कमरे और समा जाए। पूरे कमरे को महंगे महंगे आर्टिफिशियल सामान से सजाया गया था। सारे कमरे में कुछ तस्वीरें लगी थी जो शायद आर्यन के माँ पापा की थी, जिसमें छोटा सा आर्यन उनके बीच बैठा था। बचपन में आर्यन इतना क्यूट लगता था, ये देखकर नैना के चेहरे पर खुद ही मुस्कान आ गई। नैना उस तस्वीर को देख ही रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। नैना ने पीछे पलट कर देखा तो आर्यन बाथरूम से बाहर आ रहा था। शायद उसने शावर लिया था, जिस वजह से उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। बाल हल्के गीले थे। वाइट कलर की पतली सी टी शर्ट और एक लोवर में वो बेहद ही हॉट लग रहा था। एक पल के लिए नैना ने भी उसमें खो गई थी। आर्यन के कदम जब उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसका दिल बेचैन हो गया। आर्यन नैना के सामने खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ लिया। नैना ने जोर से आर्यन का हाथ झटकना चाहा, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। नैना जोर से बोली, हाथ छोड़ो मेरा। शादी तो ज़बरदस्ती कर सकते हो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी। ना ही तुम मुझे छू सकते हो। हाथ छोड़ो और दूर हटो। आर्यन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने नैना का हाथ खींचते हुए उसे अपनी ओर किया। नैना सीधे उसके सीने से जा लगी। आर्यन ने नैना को उसकी कमर से पकड़ लिया, उसका चेहरा पीछे की ओर करते हुए बोला, ज़रूरत नहीं, हर बार जो तुम्हें लगे वही सही हो। मैं अकेला रहता आया हूँ, कई चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाता, अब से रखूँगा। नैना ने पीछे देखा तो उसका दिल जोर से धक होकर रह गया। उसके पैरों से 2 कदम दूर पर बिजली का तार और एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा था जो ऑन था। अगर नैना ने एक कदम और बढ़ाया होता तो उसे करंट लग सकता था। नैना को छोड़कर आर्यन उस बोर्ड की तरफ गया और बोला, सुबह इस बोर्ड में कोई दिक्कत थी, इसे निकालता उससे पहले ही मुझे कोई काम आ गया और मेरे ध्यान में से बात निकल गई। उस बोर्ड का स्विच ऑफ करके नीचे पड़े एक्सटेंशन बोर्ड को आर्यन ने निकाला और एक तरफ रख दिया। नैना अभी भी वैसी डरी सहमी खड़ी थी। आर्यन ने देखा वो अभी तक शादी के जोड़े में खड़ी है तो आर्यन ने उससे कहा, सामने वाले कबर्ड में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, जाकर चेंज कर लो और कुछ ज़रूरी हो तो कह सकती हो मुझसे। आर्यन की बात सुनकर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे मुड़कर कबर्ड के पास चली गई। उसने कबर्ड खोला तो देखा एक साइड उसके लिए कई सारे कपड़े थे, साड़ी से लेकर सूट, वेस्टर्न ड्रेस, जीन्स टॉप, एक साइड ज्वेलरी तो एक साइड ब्रांडेड एक्सेसरीज। नैना ने अपना हाथ बढ़ाकर एक बेहद ही सिंपल येलो कलर की साड़ी निकाल ली और तेजी से बाथरूम की ओर चली गई। नैना के जाते आर्यन के चेहरे पर अनायास ही हंसी आ गई। नैना अंदर बाथरूम में गई और कुछ देर बस यूं ही खड़ी रह गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर इन 2 दिनों में उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। पहले तो वो अपने घर में रहकर नागेश पर नज़र रखकर अपने माँ पापा को ढूंढ सकती थी, लेकिन अब क्या होगा,
कैसे वो अपने माँ पापा का पता लगाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद नैना ने शावर चालू किया। उसकी नीचे घंटों खड़ी रही, यूं ही भीगती रही। बाहर आर्यन लैपटॉप में अपना कोई काम कर रहा था। जब उसने देखा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया नैना बाथरूम से बाहर नहीं आए तो उसे थोड़ी सी फिक्र होने लगी। वो बिना देर किए बाथरूम के दरवाजे के पास गया और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हुए उसने नैना को आवाज़ दी, नैना नैना तुम ठीक हो नैना। आर्यन ने कई बार आवाज़ दी लेकिन नैना की कोई आवाज़ नहीं आई। तो आर्यन ने बाथरूम की डुप्लीकेट चाबी ली और दरवाजे को खोलकर सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। अंदर जाते उसकी नज़र शावर के नीचे पड़ी जहां नैना आंखें बंद किए बैठी थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा किसी दर्द से सना हुआ था। उसे कोई होश नहीं था। वो कब से भीग रही थी। उसके कपड़े उसके बदन पर चिपके हुए थे। काफ़ी देर से भीगने की वजह से उसका सिर अकड़ने लगा था। नैना, आर्यन ने लगभग चीखते हुए कहा और बिना देर किए नैना की तरफ बढ़ा। उसने शावर को बंद किया और नैना को हल्के से हिलाया, पर आर्यन के हाथ लगाते नैना उसकी बाहों में जा गिरी। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया तो नैना बेहोश हो चुकी थी। नैना को अचानक इस हालत में देख आर्यन का दिल पहले ही घबरा गया था। अब उसे बेहोश देख उसका कलेजा ही सीने से निकलने लगा था। बिना देर किए उसने नैना को अपनी बाहों में उठाया और बाहर कमरे में ले गया। आर्यन नैना को अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले आया। नैना का पूरा शरीर भीगा हुआ था जिस वजह से वो ठंड से काँप भी रही थी। आर्यन ने नैना को बिस्तर पर लिटाया और अपना हाथ आगे किया। नैना ने कपड़े उतारने लेकिन अचानक ही उसने अपने हाथ पीछे किया और नीचे से फ़ोन करके आजी माँ को ऊपर बुलाया। आर्यन ने एक फ़ोन और किया डॉक्टर को और उन्हें इमीडिएटली यहाँ आने को कहा। डॉक्टर आर्यन को पर्सनली जानते थे इसलिए उन्होंने फ़ौरन हाँ कहा और निकल गए ड्रीम हाउस आने के लिए। आर्यन नैना का हाथ पकड़कर बैठा था। उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। तभी आजी माँ आई और उन्हें देखते ही आर्यन बच्चों की तरह उनसे लिपट गया और धीरे से बोला, आजी माँ नैना। आजी माँ ने आर्यन को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा नैना बहू को। आर्यन बाबा। आर्यन ने उनसे अलग होकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आजी माँ नैना के कपड़े आप। आजी माँ आर्यन के मन का हाल समझ सकती थी। उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्यन ने कवर्ड से एक सिंपल गाउन लाकर देर खुद बाहर चला गया। आर्यन के जाते ही आजी माँ ने नैना के शरीर से गीले कपड़े अलग किए और उसे वो गाउन पहना दिया। आर्यन ने बाहर से नॉक किया और कहा, आजी माँ डॉक्टर आ गए हैं, हम अंदर आ सकते हैं। आजी माँ ने अंदर आने के लिए कहा तो आर्यन बिना देर किए डॉक्टर को अंदर ले आया। डॉक्टर नैना को देख रहे थे लेकिन आर्यन पूरे कमरे में चहलकदमी कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन है इन्हें और चेक करने से इतना पता चला है कि मेंटली भी बहुत परेशान है। ये काफ़ी देर तक भीगती भी रही जिस वजह से उन्हें चक्कर आ गए। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, अब तो वो ठीक है ना डॉक्टर, और कोई बात तो नहीं। डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर आर्यन, वो अब ठीक हैं, बस कोशिश कीजिएगा उन्हें किसी बात की और ज़्यादा टेंशन ना हो। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन नैना को लगाया। उसे आराम करने को कहकर डॉक्टर चले गए। आजी माँ भी आर्यन के कमरे से चली गई। नैना अभी तक गहरी नींद में थी तो आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दीवार से सिर टिकाकर सो गया। कब रात से सुबह हुई दोनों को पता ही नहीं चला। जहाँ नैना आराम से सोई वहीं आर्यन की रात बेचैनी से गुजरी। नैना की आंखें खुलने लगी थी। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए जब नैना की नज़र आर्यन पे गई जिससे नैना का हाथ पकड़ा रखा था, ये देखते नैना ने एक झटके से आर्यन का हाथ अलग कर दिया। इतने तेज झटके से आर्यन की आंख खुल गई। नैना, आर्यन ने परेशानी के भाव अपने चेहरे पर लाते हुए नैना का नाम लिया। नैना ने जब अपने कपड़े देखे और आर्यन को इस तरह अपने पास देखा तो वो जोर से चिल्लाई, दिखा दी ना अपनी औकात के लड़के, सिर्फ यही कर सकते हैं मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ छी। नैना का चेहरा इस समय गुस्से में लाल हो चुका था। आर्यन ने नैना को एक नज़र देखा और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे वो बाहर आया उसने अपना हाथ दीवार पर जोर से दे मारा। सामने से आती हुई आजी माँ ने आर्यन को इतने गुस्से में देखा तो बोली, आर्यन बाबा ये क्या है। आजी माँ ने आर्यन का चेहरा अपनी तरफ किया तो उसकी आंखों के आंसू देखकर उनका दिल तड़प उठा। आर्यन को ऐसे देखकर उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा आपकी नैना को बाबा। आर्यन ने अपना चेहरा आजी माँ की तरफ करके कहा, आजी माँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ वही इसके आगे वो कुछ कह पाया और सीधा वहाँ से चला गया। आजी माँ अंदर कमरे में गई जहाँ नैना पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आजी माँ को
देखते हुए वो बोली, बहुत तारीफ कर रही थी आप अपने आर्यन बाबा की। ये देखिए एक लड़की की बेहोशी का फ़ायदा कैसे उठाया उन्होंने। शादी की ज़बरदस्ती ये कम था क्या कि मेरे साथ छी। आजी माँ गुस्से में नैना की तरफ आई और बोली, बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी मासूमियत देखकर, अपनापन देखकर मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आर्यन बाबा को समझोगी तुम, लेकिन नहीं, ये सब कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। नैना ने हैरानी के भाव से आजी माँ को देखा और कहा, क्या मतलब है आपका आजी माँ? मतलब ये है कि कल तुम बाथरूम में बेहोश हो गई थी। तुम्हें देखकर आर्यन बाबा घबरा गए। उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ 1 मिनट नहीं रुके। तुम्हारे कपड़े मैंने बदले, पूरी रात तुम्हारा हाथ थाम कर बैठे रहे। तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर आज पहली बार मैंने बाबा को रोते देखा है। नैना बेटा, तुमने बहुत गलत किया। और ये कहते हुए आजी माँ बाहर चली गई। उनकी बात सुनकर नैना तो जैसे अपनी जगह पर जड़ सी गई। उसके दिमाग में लाखों सवाल चलते रहे। उसे लगा क्या उसने सच में आर्यन को पहचानने में कोई गलती की है। एक सुनसान घर जो देखने में आलीशान लग रहा था, पर वहाँ सिर्फ आर्यन बैठा हुआ था जो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बॉस। आर्यन ने पलट कर देखा तो सामने एक बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व का उसी का उम्र का लड़का खड़ा था। उसे देखते हुए आर्यन ने कहा, जॉय, जो तुमने कहा क्या वो सच है? जॉय जो आर्यन के अंडर काम करता था। सारी खुफिया जानकारी जॉय के लिए हासिल करना बहुत आसान काम था। जॉय, मेरी बात बिल्कुल सच है बॉस। इंस्पेक्टर मिहिर राजवंश इज़ नॉट गुड पर्सन। 7 साल पहले जो हुआ उसमें मिहिर राजवंश का हाथ ही है, और आज भी केवल वही जानता है कि नमन वर्मा और नंदिनी वर्मा कहाँ हैं। आर्यन खुश सोते हुए बोला, वेरी गुड जॉय। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन पहली बार नैना को देखा था। उसके दर्द जैसे मेरा कोई नाता जुड़ गया। उसकी आंखें जो बेहद मासूम थी, पर उनमें जो दर्द था उसने मेरा दिल बेचैन कर दिया। आर्यन और जॉय दोनों एक आलीशान से बंगले के अंदर थे और सारी बात करने लगे। आर्यन ने जॉय से कहा, नैना की हैरान आंखों ने मेरा दिल बेचैन कर दिया। जब उस होटल में मुझे नैना दिखी तब मैंने नागेश वर्मा के बारे में पता किया। वो आदमी लालची है ये तो जान गया था, पर उस दिन उसका नैना पर हाथ उठाना, उसका असली रूप दिख गया। जॉय ने आर्यन से कहा, नैना उस रात उस घर से जाती तो नागेश उसके जरिए ये प्रॉपर्टी पैसा नहीं खर्च कर पाता, इसलिए नैना को वहाँ से निकालना जरूरी था। आर्यन ने जॉय की तरफ देखते हुए कहा, नैना की जान को भी खतरा हो सकता था। मैं बस इतना पता लगाना चाहता था कि इन सब के पीछे नागेश के साथ और कौन है। और मिहिर राजवंश का नाम सुनकर हैरान हूँ, आखिर उसने ये क्यों किया? जॉय ने गंभीर होते हुए कहा, ज़्यादा तो नहीं जान पाया, लेकिन इतना पता चला है कि मिहिर नैना की माँ नंदिनी से प्यार करता था। ये सुनते आर्यन की त्योरियां चढ़ गई और उसने हंसते हुए कहा, कमाल है ये प्यार, अच्छे अच्छे को हुए शिकार, लेकिन सही इंसान से प्यार कभी नहीं जाता बेकार। एनीवे जॉय, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले मुझे नमन और नंदिनी जी मेरे सामने चाहिए। कैसे भी मुश्किल काम है पर नामुमकिन नहीं। जॉय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, बस यही तो एक वजह है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है जॉय। हर मुश्किल को तुम मुमकिन बना देते हो। चलता हूँ, नैना घर पर अकेली है। जॉय ने भी हाँ में सिर हिलाया और आर्यन के साथ बाहर निकल गया। ड्रीम हाउस। नैना पूरे कदमे में चहलकदमी कर रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब उसका चेहरा पहले से कुछ ठीक लग रहा था। उसके दिमाग में केवल वही सब चल रहा था जो नैना ने आर्यन से कहा और आजी माँ ने नैना से। खुद से बात करते हुए वो बड़बड़ा रही थी कि आखिर वो आर्यन से कब क्या और कैसे कहेगी। आर्यन के सामने जा पाएगी या नहीं, वो इसी सोच में डूबी थी कि अचानक ही सामने से आर्यन अंदर कमरे में आ गया। जब उसकी नज़र नैना पर गई तो वो बस नैना को देखते ही रह गया। पीले रंग की साड़ी जो नैना के गोरे रंग को और निखार रही थी, हाथ में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, खुले बाल। आर्यन तो कहीं खो ही गया था नैना को देखकर। लेकिन जैसे ही नैना कुछ कहने को हुई, आर्यन को उसकी बीती बातें याद आ गई। उसने अपना मुंह मोड़ा और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर सीधा बाथरूम में चला गया। नैना तो बस उसकी फुर्ती को देखती ही रह गई और खामोश सी अपने पलंग पर बैठ गई। उसकी नज़रें बाथरूम की तरफ ही थी, अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए बस वो इंतज़ार करने लगी आर्यन के बाहर आने का। थोड़ी देर में जब आर्यन बाहर आया तो
नैना उसे देखते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक बार फिर आर्यन को देखकर उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। ब्लैक कलर की पतली सी शर्ट, बिखरे बाल, हल्का भीगा चेहरा, मदहोश करने वाली आंखें। आर्यन कुछ हिचकिचाते हुए उसने कहा। आर्यन ने उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसका दिल धक्का होकर रह गया। वो अपनी ही जगह पर खड़ा रह गया। नैना ने आगे कहा, मुझे माफ़ कर दो। इसके आगे आर्यन ने कुछ नहीं कहा और कमरे से सीधा बाहर निकल गया। आर्यन को इस तरह जाते देख एक बार फिर नैना की आंखें भर आई। हद होती है माना, अनजाने में मैंने गलत कहा, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर जब ये आदमी मेरी बात सुनेगा तब मांगूंगी ना माफ़ी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? पहले कम परेशान थी क्या जो अभी? और मैं पहले अपनी ज़िंदगी अपने माँ पापा को ढूंढ रही थी, अब ये सब कुछ तो करो भगवान। खुद से शिकायतें करते करते नैना बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी लेकिन आंखों से हजारों आंसू बह उठे। आजी माँ ने आर्यन से कहा, आर्यन बाबा खाना बन गया है, आप आइए। आजी माँ की बात सुनकर आर्यन खाने की टेबल पर बैठ गया। मैं नैना को बुला लाती हूँ, कल से उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, आपके साथ खा लेगी तो आप दोनों के बीच कोई बात तो होगी, ये नाराज़गी कुछ कम होगी। आजी की माँ की बात सुनकर आर्यन ने केवल हाँ में गर्दन हिला दी। आजी माँ नैना को बुलाने गई। तब तक आर्यन यूं ही खाने की टेबल पर बैठा रहा। लगभग 5 मिनट बाद आजी माँ आई। उन्होंने आर्यन से कहा, वो कह रही थी उसे भूख नहीं, पर उसने कल से कुछ नहीं खाया बाबा। आर्यन ने अपनी खाने की प्लेट उठाई और आजी माँ से कहा, आप खाना खा लीजिए, नैना को मैं खिला दूंगा। आर्यन की बात पर आजी माँ मुस्कुरा दी और आर्यन खाना लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसके आखिरी पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।